की खबर जहां के बहादुराबाद से खबर है। पुलिस की दो बदमाशों से एनकाउंटर की जानकारी मिल रही है, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और दूसरा बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया है। इसके लिए पुलिस कॉम्बिंग इस समय ऑपरेशन चला रही है। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आप देख रहे हैं देर रात की तस्वीरें जब बदमाशों को एनकाउंटर के दौरान धर दबोचा गया। आपको बता देते हैं घायल बदमाश विनोद हरियाणा के रोहतक का रहने वाला है। हत्या के मामले में सजा काट रहा था। 2023 में आरोपी पैरोल मिलने के बाद फरार हो गया था। तब से ही पुलिस को इसकी तलाश थी। पुलकित शुक्ला और जानकारी देंगे। पुलकित, पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और भागा हुआ जो बदमाश है उसके लिए किस तरह से ऑपरेशन चलाया जा रहा है पकड़ने के लिए? देखिए, बहादुराबाद थाना क्षेत्र में देर रात ये घटना घटी है। पुलिस जो है लगातार अपनी चेकिंग कर रही थी, रूटीन चेकिंग कर रही थी। जैसे पुलिस नहर पट्टी पर चेकिंग कर रही थी, दो लोग संदिग्ध रूप से वहां से आते हुए नजर आए और जैसे पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने ताबड़तोड़ जो है पुलिस पर फायरिंग कर दी। तो पुलिस ने भी बचाव में इस पर फायरिंग की है और इस बीच जो है एक बदमाश को गोली लग गई है, दूसरा जो है भागने में फरार हो गया अंधेरे का फायदा उठाकर। जो बदमाश भागा है, जो फरार हुआ है, उसको ढूंढने के लिए लगातार कॉम्बिंग की जा रही है। पुलिस अलग अलग स्तर पर जो है छापे जो तलाश है वो उसकी कर रही है और जो चेकिंग है उसको कर रही है। सघन चेकिंग अभियान चलाया। जो घायल बदमाश है उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये जो बदमाश है ये हरियाणा के रोहतक के हरियाणा से भागा हुआ बदमाश है, जो कि जेल में बंद था, काफी लंबे समय से, सालों से बंद था और एक सजा याफ्ता कैदी था। हत्या के आरोप में ये सजा जेल में सजा काट रहा था और पेरोल मिलने के बाद ही वहां से जो फरार हुआ है। तो कई सालों से हरियाणा पुलिस को भी इसकी तलाश थी और हरिद्वार में भी रह रहा था। बहुत शुक्रिया आपका पुलकित, हरिद्वार से हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। और देर रात जो ऑपरेशन पुलिस ने पूरा किया है इसमें एक बदमाश पकड़ा गया और एक साथी इसका फरार हो रखा है, जिसके लिए तलाश की जा रही है। वहीं आपको बताएंगे ऋषिकेश में रविवार को नरेंद्र नगर रोड पर एक बेकाबू स्कूटी खाई में गिर गई और इस हादसे में 2 महिलाएं और 2 छोटे बच्चे जो हैं वो घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने सभी घायलों को अस्पताल भर्ती कराया है, जिसमें डॉक्टर्स ने एक महिला को मृत घोषित कर दिया है। घायलों का इलाज जारी है। मसूरी कैम्पटी रोड पर 0 पॉइंट के पास में एक चलती टैक्सी कार में अचानक से आग लग गई। अचानक से लगी आग की तस्वीरें आप देखिए, जिसमें हादसे में कार सवार 6 लोग बाल बाल बच गए। कार से सही समय पर कूद के अपनी जान बचा लेते हैं। कैम्पटी फॉल से घूम कर ये पर्यटक जो है मसूरी वापस लौट रहे थे कि तभी अचानक से इनकी कार में आग लगी। टैक्सी कार चालक के साथ ही 5 लोग और एक बच्चा इस टैक्सी में सवार था। 0 पॉइंट के पास यह हादसा हो जाता है और समय पर ही सभी लोग कार से निकल जाते हैं। जनहानि नहीं हुई है, लेकिन कार पूरी तरह से जल गई है। 0 पॉइंट पर हादसा हुआ ये, और क्या नाम बोले, गाड़ी में धुआं उठा, धुएं के बाद तुरंत आग लगनी स्टार्ट हो गई। इतने एयरपोर्ट वो क्या बोले आग बुझाने वाली गाड़ी पहुंची तो इतने में जल गई है पूरी। कितनी सवारी थी इसमें? 4 सवारी थी, एक बच्चा था और बाकी मैं था ड्राइवर। अब आपको बताते हैं सोशल मीडिया की हरकतें अब कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सोशल मीडिया पर लोग अपने वीडियोस डालने से बच नहीं रहे हैं और उत्तराखंड में बीजेपी ने ना सिर्फ केवल जमीनी स्तर पर बल्कि अपनी पकड़ को मजबूत कर रखा है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी कांग्रेस से कहीं आगे अब नजर आ रही है बीजेपी। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में सियासी जंग अब सिर्फ मैदान में नहीं, मोबाइल स्क्रीन पर भी लड़ी जा रही है और इस डिजिटल रणभूमि में बीजेपी सबसे आगे मोर्चा संभाले हुए है। रणनीतिक तरीके से बीजेपी ने सोशल मीडिया को सिर्फ प्रचार का जरिया नहीं बल्कि जनता से संवाद का प्लेटफॉर्म भी बनाया। हर मुद्दे पर क्विक रिएक्शन, वीडियो मैसेज, ग्राउंड रिपोर्ट्स और इंटरैक्टिव कंटेंट के जरिए बीजेपी ने डिजिटल स्पेस में खुद को एक कदम आगे रखा है। खासकर यूथ तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया को बीजेपी ने सबसे बड़े हथियार के रूप में यूज किया। आज के युग में हमारा उत्तराखंड में एक युवा बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत समझदार युवा है उत्तराखंड का, राजनीतिक रूप से सक्रिय है, सोशल मीडिया का बहुत अच्छा जानकार भी और उसका यूज भी करना वो अच्छे से जानता है। हमारे यहाँ से अगर आप देखोगे और अन्य राज्यों की तुलना में हमारे यहाँ ज्यादा सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर मौजूद हैं। लोग समझ रहे हैं, जान पा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि देश की हालत क्या है। इसलिए उन्हें लगता है कि बदलाव करने के लिए अगर
और किसके साथ खड़ा होना है, किसके साथ नहीं खड़ा होना है, तो युवा को एक मैसेज मिलता है सोशल मीडिया के माध्यम से। कि आपने अगर राजनीतिक क्षेत्र में सोशल मीडिया का कोई सबसे पहले उपयोग हुआ है तो वो बीजेपी ने शुरू किया है, और इसीलिए बीजेपी बहुत स्ट्रांग एक वॉर रूम है सोशल मीडिया के लिए बना हुआ, जिसके माध्यम से हम लोग काम करते हैं। और आपको पिछले चुनाव में आपको हरीश राव जी ने बड़ा बढ़िया कमेंट किया था कि हम कुछ भी बोलते हैं तो जो सोशल मीडिया वॉरियर है बीजेपी के, वो हमारे चिथड़े उड़ा देते हैं, धज्जियां उड़ा देते हैं। वहीं कांग्रेस और उसके नेता इस डिजिटल दौड़ में काफी पीछे नजर आते हैं। डेटा भी यही कहता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम या एक्स, हर प्लेटफॉर्म पर फॉलोअर्स से लेकर एंगेजमेंट तक बीजेपी ने कांग्रेस को पीछे छोड़ा है। उत्तराखंड बीजेपी के एक्स पर 1.9 लाख फॉलोअर्स हैं, जबकि कांग्रेस के सिर्फ 84,000 फॉलोअर्स हैं। फेसबुक पर हालांकि कांग्रेस आगे है। बीजेपी के 3.35 लाख के मुकाबले कांग्रेस के 4.33 लाख फॉलोअर्स हैं। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी के फेसबुक पर 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जबकि पूर्व सीएम हरीश रावत के 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के फेसबुक पर 71,000 और एक्स पर 16,000 फॉलोअर्स हैं, जबकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के फेसबुक पर 22,000 और एक्स पर केवल 4,000 फॉलोअर्स हैं। ओरिजिनल फॉलोअर्स हैं, उनकी संख्या अलग है। उनके जो डमी फॉलोअर्स हैं, जिनका पता ही नहीं है, एक आदमी ने 10 आईडी बनाई हुई है, सारे फॉलो कर रहे हैं, उस तरह के फॉलोअर्स भी हैं। तो फेक फॉलोइंग ज्यादा है उनकी, जिस तरह से उनकी सदस्यता है, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को बताते हैं। लेकिन कांग्रेस निश्चित तौर पे सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, और हम इस बात से बच नहीं सकते कि कांग्रेस को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को और मजबूत करना है आने वाले समय में। बदलते सियासी परिदृश्य में सोशल मीडिया अब दूर दराज इलाकों से लेकर शहरी युवाओं तक पहुंचने का सबसे असरदार जरिया बन चुका है। ऐसे में तस्वीर साफ है, जहां एक ओर बीजेपी मैदान और मोबाइल दोनों पर मजबूत होती जा रही है, वहीं कांग्रेस न तो डिजिटल फ्रंट पर मोर्चा संभाल पा रही है और न ही जनता से जुड़ाव के मामले में बढ़त बना पा रही है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। कांग्रेस नेता रणदीप रावत पर केस दर्ज हुआ है। रणजीत रावत पर जो केस दर्ज हुआ है, इस पर आपको बताएं कि उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन की शिकायत पर यह केस दर्ज किया गया है। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन ने सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया। गुरुवार को जब रामनगर में स्मार्ट मीटर लगाने का काम किया जा रहा था, तो इस दौरान रणजीत रावत और उनके समर्थकों ने विरोध में मीटर सड़क पर पटक कर तोड़ दिए। इस घटना की तहरीर शनिवार को पावर कॉरपोरेशन के जेई ने रामनगर कोतवाली में दर्ज कराई गई, जिसके बाद रणजीत रावत पर केस दर्ज हुआ। मीटर का विरोध जारी रहेगा। एक बिल मैंने आपको अभी दिखाया, 48 लाख का बिल रामनगर में गंगोत्री बिहार में एक व्यक्ति का आया है, और उसके बिल के आने के बाद उसके मीटर को उखाड़ दिया गया है, स्मार्ट मीटर को। वहां पर पुराना मीटर लगा के नया मीटर अभी तक जनरेट नहीं किया गया है। रामनगर के एक क्षेत्र में जो है स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे थे, जिसका विरोध कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत रावत द्वारा किया गया था अपने समर्थकों के साथ। उस समय में विद्युत विभाग से प्राप्त अवर अभियंता से प्राप्त तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है, उसकी विवेचना जारी है। मौसम की मेहरबानी से उत्तराखंड वन विभाग फायर सीजन में अभी तक राहत में है, और अब वन विभाग का दावा है कि इस फायर सीजन में अभी तक की सबसे कम घटनाएं हुई हैं। बीते साल अभी तक 429 घटनाएं हो चुकी थी, अब इस साल अभी तक केवल 70 घटनाएं हुई हैं। उत्तराखंड में पिछले 10 सालों में आग की चपेट में आकर 24,000 हेक्टेयर एरिया में जंगल प्रभावित हुए। आग की चपेट में आकर इन 10 सालों में वन कर्मियों समेत 28 लोगों ने अपनी जान गंवाई। वन संपदा को जो नुकसान हुआ वो अलग है। इस लिहाज से फायर सीजन के दौरान उत्तराखंड बेहद संवेदनशील माना जाता है। हालांकि मौसम की मेहरबानी के चलते वन विभाग अभी तक राहत में है, लेकिन सोमवार के बाद मौसम सामान्य होते ही उसकी मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। फायर सीजन में 20 अप्रैल तक जहां 2023 में आग लगने की 243 घटनाएं हुई थी, वहीं 2024 में 20 अप्रैल तक 429 घटनाएं हुई, लेकिन इस बार अभी तक सबसे कम 70 घटनाएं हुई हैं। मौसम की मेहरबानियां भी अब खत्म होने वाली हैं। वेदर डिपार्टमेंट के अनुसार 21 अप्रैल के बाद टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, जिसके चलते फॉरेस्ट फायर की घटनाएं बढ़ सकती हैं।
इसके बाद शुरू होगी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की असली परीक्षा, क्योंकि इसी दौरान 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की भी शुरुआत हो जाएगी। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौपरवात, न्यूज 18 देहरादून। उत्तराखंड में आज बारिश का अलर्ट है, तो वहीं चमोली में बारिश हुई है। इसके साथ ही कई जगहों पर ओले भी गिरे हैं। पहाड़ के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हुई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मैदानी इलाकों में तेज आंधी की चेतावनी जारी की गई है। उधर नैनीताल में अवैध होटलों पर एक्शन की तैयारी है। सरोवर नगरी में पर्यटकों की भारी भीड़ आती है। ऐसे में होटल जो अवैध हैं, यहां पर अवैध होटल वाले खूब चांदी काट रहे हैं। रिपोर्ट देखिए इस पर। नैनीताल में अवैध होटल संचालकों पर अब प्रशासन का डंडा चलने जा रहा है। इसके लिए 15 वार्ड्स में कमेटी का गठन कर दिया गया, जो शहर के अवैध होटल्स की जांच कर रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके साथ ही घरों को भी किराए पर लगा रहे लोगों की कमेटी रिपोर्ट तैयार करेगी, तो इन पर पर्यटन विभाग को जुर्माना लगाने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। हर वीकेंड पे ये एक टास्क फोर्स जाएगी जो इस तरह की जो अवैध गतिविधियां चल रही हैं, बिना पंजीकरण के व्यावसायिक प्रतिष्ठान चलाए जा रहे हैं, और उससे जो वाहनों का दबाव बढ़ता है, उससे जो समस्याएं यहाँ पर बढ़ती हैं, प्लस उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं होने की वजह से टूरिस्ट के साथ भी कई बार धोखाधड़ी हो जाती है, तो उस पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। 1995 के बाद नैनीताल में व्यावसायिक निर्माण पर रोक लगा दी गई है और इस दौरान शहर में महज 80 से 100 ही होटल्स संचालित होते थे, लेकिन आज शहर में होटलों की बाढ़ सी आ गई है। हालात यहाँ तक हैं कि कई लोग घरों के कमरों को खाली करके पर्यटकों को ठहरा रहे हैं। प्रशासन हर साल जो रजिस्टर्ड होटल है उन्हीं की वेरिफिकेशन करके खाना पूर्ति कर देता है। यहाँ कितने अनरजिस्टर्ड होटल हैं किसी को नहीं मालूम। लोग अपने घरों में तक कमरे चला रहे हैं। उससे एक तो सबसे बड़ा खतरा है सिक्योरिटी का। हमें पता नहीं रहता वहाँ कौन आदमी आ रहा है, कौन जा रहा है, ना वो आईडीज लेते हैं, ना उनका कुछ पुलिस वेरिफिकेशन होता है उनके स्टाफ का, ना कुछ होता है। क्योंकि होता क्या है, जो रजिस्टर्ड होटल्स हैं इस वजह से वो लोग सफ़र करते हैं। हम लोग टैक्सेस भी दे रहे हैं, हर तरह के लॉज भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो अनरजिस्टर्ड हैं ना वो कोई टैक्स दे रहे हैं, ना कोई लॉज फॉलो कर रहे हैं, और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। बहरहाल पिछली बार भी कार्यवाही तो जरूर हुई थी, लेकिन कोई खास असर नहीं पड़ा। अब देखना ये होगा कि इस बार प्रशासन का एक्शन कितना असरदार होता है। न्यूज 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। उधर चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है, जिसका असर रजिस्ट्रेशन पर भी देखने को मिल रहा है। एक महीने में रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 19 लाख पहुंच गया है। सबसे ज्यादा केदारनाथ के लिए 6,40,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। बद्रीनाथ के लिए 5,65,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। अब देखिए 10 दिन बाद चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन इस साल की यात्रा में लैंडस्लाइड जोन, डेंजर जोन, एक्सीडेंट संभावित क्षेत्र लोगों के लिए आफत बन सकते हैं। ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए। चारधाम यात्रा की शुरुआत 30 अप्रैल से होने जा रही है और अब तक 19 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। लेकिन इस बार की यात्रा में खतरे भी उतने ही बड़े हैं, जो श्रद्धालुओं के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। पिछले साल की तुलना में इस बार लैंडस्लाइड जोन की संख्या 35 से बढ़कर 60 हो चुकी है। वहीं एक्सीडेंट संभावित क्षेत्रों की संख्या भी 80 से बढ़कर 120 हो गई है। यानी यात्रा मार्ग अब और ज्यादा संवेदनशील हो चुका है। पुलिस ने चारधाम यात्रा मार्गों पर डेंजर जोन और एक्सीडेंट स्पॉट की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेज दी है और इन जोन में तुरंत सुधार और दोनों ओर जेसीबी तैनात करने की मांग भी रखी है, ताकि किसी भी इमरजेंसी में मलबा तुरंत हटाया जा सके। जहां आइडेंटिफाइड जो स्लाइडिंग जोन्स हैं, जो हमें नोन जोन्स हैं, वहां पर तो पुलिस की व्यवस्था भी है, प्रॉपर वहां पे ड्यूटीज लगी हुई हैं। साथ साथ संबंधित जो कार्यदायी संस्था जो उस रोड को मेंटेन करती है, वहां पे उन्होंने अपने गैंगमैन्स को भी लगा रखा है। साथ साथ वहां पर जेसीबीज की भी डिप्लॉयमेंट हो रही है। इन डेंजर जोन की लगातार बढ़ती संख्या भूगर्भ वैज्ञानिकों की चिंता भी बढ़ा रही है।
उनका कहना है कि पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड में भूस्खलन की घटनाओं में बड़ा इजाफा देखा गया है, जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप, सड़क चौड़ीकरण और बारिश के पैटर्न में बदलाव है। इससे इन क्षेत्रों में स्लाइडिंग की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। देखना चाहिए कि जो जियोलॉजिकल एक रिपोर्ट है, जियोलॉजिकल एक सर्वे करना चाहिए, जियो टेक्निकल सर्वे, ताकि ये पता चल सके कि उस टाइप में जहाँ पर हम जा रहे हैं, जहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वहाँ पे किस टाइप की रॉक है, क्या वो रॉक उसको सहन कर सकती है जो हम रोड वाइडनिंग कर रहे हैं, और किस टाइप में वहाँ रोड की सेफ्टी के लिए क्या उसमें नट बोल्टिंग या अन्य जो जियो टेक्निकल मेजर हैं उनको ध्यान में रख के उनका उपचार करना चाहिए। ताकि चार धाम यात्रा की तैयारी जोरों पर है और प्रशासन का दावा सरल सुरक्षित चार धाम यात्रा का है, लेकिन नए स्लाइडिंग जोन इस बार की यात्रा में प्रशासन की कड़ी परीक्षा लेने वाले हैं। सतेंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। उत्तरकाशी में डाबरकोट लैंडस्लाइड जोन नासूर बन गया है, क्योंकि कई सालों से यहाँ पर पहाड़ी से पत्थर आने से लोगों की आवाजाही जो है उसमें दिक्कत होती है। अब ऐसे में हल्की सी बारिश होती है तो ये रास्ता खराब हो जाता है और पहाड़ी दरकने लगती है। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा का आगाज हो रहा है, लेकिन अभी भी डाबरकोट की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। पहाड़ी इलाकों में फॉरेस्ट एक्ट कई बार विकास कार्यों के लिए अभिशाप बन जाता है। यहाँ पर बिना फॉरेस्ट क्लियरेंस के कुछ भी हो पाना संभव नहीं हो पाता है। पिथौरागढ़ पीडब्ल्यूडी डिवीजन में फॉरेस्ट से हरी झंडी नहीं मिलने से सालों से 13 सड़कें अटकी हुई हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड का 70% इलाका वनों से घिरा है। ऐसे में ज्यादातर विकास योजनाओं को परवान चढ़ने से पहले फॉरेस्ट एक्ट की कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है। हालात ये है कि कई विकास योजनाएं फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिल पाने के चलते दशकों से ठंडे बस्ते में पड़ी हैं। अकेले पिथौरागढ़ पीडब्ल्यूडी डिवीजन की 13 सड़कें सालों से फॉरेस्ट क्लियरेंस का इंतजार कर रही हैं। पीडब्ल्यूडी ने इन सड़कों को पास कराने के लिए दिल्ली तक दस्तक दी है, फिर नतीजा कुछ भी नहीं निकल पाया। 13 सड़कें ऐसी हैं जिन पर विधिवत स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुई है। उसका मेन कारण ये है कि 2017 में विभाग द्वारा पैसा जमा कर दिया गया था। उस टाइम ऑफलाइन जमा होता था, वो इनके यहाँ पेड शो ऑनलाइन नहीं हो रहा है अभी। इस विषय में हमने हर स्तर से बात की है। पीडब्ल्यूडी ने 2017 में इन सड़कों का मुआयना वन विभाग भी जमा करा दिया था। बावजूद इसके अभी तक भी 13 सड़कों को क्लियरेंस नहीं मिल पाई है। असल में 2017 में पीडब्ल्यूडी ने ऑफलाइन मुआवजा जमा किया था, लेकिन अभी तक भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मुआवजे को ऑनलाइन नहीं दिखा पा रहा है। ऐसे में दर्जनों गांवों को जोड़ने वाली सड़कों पर रत्ती भर भी काम नहीं हो पाया है। वन क्षेत्रांतर्गत जितनी भी सड़कें होती हैं उनका जो हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 2023 में इसका संशोधन किया गया है, तो इसकी नियमावलियों के तहत इसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें इन सड़कों की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी जाती है। इन 13 सड़कों को अगर फॉरेस्ट से समय पर क्लियरेंस मिल जाती तो तय था कि हजारों की आबादी रोड से जुड़ जाती। वहीं मुख्य धारा से जुड़ने पर गांवों के पलायन पर भी रोक लग सकती थी, लेकिन सालों गुजर जाने के बाद भी विभाग के बीच ही फाइलें दौड़ रही है। नतीजा कुछ भी नहीं निकल पा रहा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। खबर चौली से, जहां पर सीमा से सटे हुए इलाके में जाने वाले पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है। सीमावर्ती इलाकों में अब लोगों को जाने की अनुमति दी जाएगी। 35 लोगों को एक बार में पास दिए जाएंगे और ये सभी पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बनाए जाएंगे। ये व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि लोगों को पास बनाने में दिक्कत का सामना ना करना पड़े, लेकिन अब जिला प्रशासन ने पर्यटकों की सुविधा के लिए ये व्यवस्था की है, जिससे स्थानीय ट्रैकर्स भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। पासेस हम इशू करेंगे ऑनलाइन, और लगभग इतने ही पासेस ऑफलाइन व्यवस्था भी रखी है ताकि यात्रियों को पूरी सहूलियत रहे। और करीब इतने ही यात्री जो है देवताल और अन्य जगहों में जाते हैं, तो मैं समझता हूँ इस बार इस पहल से यात्रियों का समय भी बचेगा और उनको एक सुचारू सुगम यात्रा का अनुभव भी रहेगा। हरिद्वार जिला कारागार में इन दिनों कैदी अपने गुनाहों की सजा काटने के साथ ही एक्टिंग, डांसिंग और म्यूजिक का हुनर भी सीख रहे हैं।
यहाँ जेल में इन कलाकारों को कला सिखाने के लिए भी दूसरे कैदियों का यहाँ पर बुलाकर उनको ये आर्ट सिखाया भी जा रहा है, और जिनमें ये आर्ट पहले से है वो भी दूसरे कैदियों को ये आर्ट सिखा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। जेल में बंद कैदियों के बारे में सोचने पर जहन में कड़ी मशक्कत कर अंधेरी कोठरियों में जीवन काटने वाले लोगों की तस्वीरें बनती हैं। लेकिन हरिद्वार जिला कारागार में इन दिनों नजारा कुछ अलग है। 1 2 3 4 नेक्स्ट 1 2 3 4। यहाँ कुछ कैदी अपने समय का बेहतर इस्तेमाल करते हुए एक्टिंग, डांसिंग और म्यूजिक सीख रहे हैं। जेल प्रशासन के मुताबिक 30 से ज्यादा बंदी फिलहाल क्लासेस ले रहे हैं। जो डांस जानता है वो अन्य बंदियों को डांस सिखा रहा है, जो एक्टिंग जानते हैं वो अन्य बंदियों को एक्टिंग जो है सिखा रहे हैं। इसकी क्लासेज जो है रेगुलर यहाँ प्रतिदिन जो है 2 घंटे चलती है। जेल में बंद हत्या, लूट, अपहरण जैसे संगीन अपराधों की सजा काट रहे और अंडर ट्रायल कैदी अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं। मनोविज्ञान के जानकारों का मानना है कि इससे उनके मन में सकारात्मकता का संचार तो होगा ही, साथ ही साथ इन विधाओं में कुशल होने के बाद जब वे वापस मुख्य धारा में लौटेंगे तो पूरे आत्मविश्वास के साथ सभी कामों को कर सकेंगे। खाली रहेंगे, कुछ नेगेटिविटी ही उनके दिमाग में चलती रहती है। लेकिन यदि वो डांस, म्यूजिक इस तरह की कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो माइंड में क्रिएटिविटी ऐड होती है, और भविष्य में भी फायदा ये होता है जब वो बाहर जाएंगे कुछ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएंगे और उस स्किल का यूज भी वो अपनी लाइफ में कर सकते हैं, तो निश्चित ही उनका बेहतर भविष्य होने की संभावना बहुत ज्यादा है। हरिद्वार जेल में यूं तो सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। रामलीला में भी यहाँ के कैदी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन कार्यक्रमों से अलग नए हुनर को सीखने की ललक इन कैदियों के पॉजिटिव एटीट्यूड को दर्शाती है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। और आइए आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10। पुलिस ने अमीन हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। शराब पीकर झगड़े में पत्थर मारकर अमीन की हत्या की गई थी। पुलिस ने हत्या के आरोपी को नेपाल युवक है ये गिरफ्तार किया। हरिद्वार में फर्जी बैंक रिकवरी एजेंट बनकर राहगीरों को परेशान करने वाले 2 युवकों को पुलिस ने दबोचा। दोनों युवक हाईवे पर गाड़ियों को रोककर उनसे पैसे ऐंठते थे। हरिद्वार में एक टेंट के गोदाम में भीषण आग लग गई। घटना ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया की है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हो रही हिंसा पर संतों ने जताई चिंता। महंत रविंद्र पुरी का कहना है कि ममता बनर्जी को सीएम पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। विकासनगर में पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालु उत्तराखंड में धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर नशे का सेवन और हुड़दंग करते हैं, जिसको लेकर चारधाम यात्रा से पहले ही पुलिस ऑपरेशन मर्यादा चला रही है। रामनगर वन प्रभाग के कोसी रेंज में 3 दिन से एक घायल बाघ दिखाई दे रहा था, जिसे विभाग ने रविवार को ट्रैकलाइज करके रेस्क्यू कर लिया है। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले जोशीमठ की नगर पालिका अध्यक्ष ने पर्यावरण मित्रों के साथ एक बैठक की है। चंपावत के दौरे पर आए प्रमुख वन संरक्षक धनंजय मोहन ने कहा है कि चंपावत में इको टूरिज्म की आपदा अपार संभावनाएं हैं, जिन्हें धरातल पर उतारने के लिए वन विभाग योजना तैयार कर रहा है। IIM काशीपुर को 5 साल 8 महीने से चेयरमैन नहीं मिल सका है। हाईकोर्ट ने शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार को निर्देश दिया है इसको लेकर 4 महीने के अंदर याचिका में दर्ज शिकायतों पर फैसला लें।